हेलो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सतत पोषणीय विकास। और बेटा आप यदि ध्यान से आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते जाओगे तो आपका बहुत जल्दी ये पार्ट कवर हो जाएगा और आपको इसमें कोई भी परेशानी समझने में नहीं आएगी। तो अब हमारा सतत पोषणीय विकास क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो वर्तमान की ये प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें। मतलब इसका मतलब होता है कि हम इस तरह से इसका पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और हमारे भी आज की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और हम अपनी आने वाली भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसको संभाल कर रखें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी परेशानी ना हो। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इसको संभाल के रखा है, तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने आने वाले बच्चों के लिए भी इसको संभाल कर रखें। एक धरोहर के रूप में इसको हम संभाल कर रखेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा सतत पोषणीय विकास। अब हमारा नेक्स्ट आता है संसाधन नियोजन। यानी संसाधन नियोजन क्या होता है? नियोजन मतलब एक प्लानिंग के अनुसार, एक प्लानिंग से हम कोई भी हम काम करने के लिए हमें कोई तालिका बनानी पड़ती है। पहले हम इसको प्लान बनाना पड़ता है कि हम इसको काम को किस तरह से हम पूरा करेंगे, कितने टाइम में पूरा करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। यानी यदि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी इसका दोहन ना करके, शोषण ना करके हम इसका एक इस तरह से उपयोग करेंगे। कुछ प्रदेश जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, में कोयले के भंडार सबसे ज़्यादा हैं, तो हम इनका उपयोग तकनीकी के द्वारा करेंगे। अब जैसे एक दूसरी जगह हमारा जैसा हमारा एक अन्य प्रदेश है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ जल बहुत ज़्यादा अधिक है, लेकिन एक आधारभूत की कमी के कारण हम इसको एक संसाधन नहीं बना पा रहे हैं, इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से हमें संसाधन नियोजन में संतुलित संसाधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हम इसको एक बैलेंस तरीके से लेकर हम इसको चलेंगे, तभी हम इसको अपने संसाधन को बचा सकते हैं। अब देखिए, भारत में संसाधन नियोजन हम किस तरह कर सकते हैं। भारत में जैसे आप जानते हो कि भारत में हमारे संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक हमें इसका उपयोग करने का तरीका आना चाहिए कि हम किस तरह से संसाधनों का उपयोग करेंगे। देखो, जिस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी काम करने के लिए एक भूमिका बनाते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम किसी प्रदेश में जहाँ में मतलब संसाधन है, हम उस प्रदेश की एक तालिका बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे और उसका सेकंड क्या है कि उस क्षेत्र में जाकर हम उसका सर्वेक्षण करेंगे कि संसाधन में किस तरह की मात्रा में हमारे उपलब्ध हैं और उसकी गुणवत्ता कितनी है और हमको उसको किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है तकनीकी कौशल। हम संसाधन का उपयोग करेंगे ना, तो हमें अच्छी से अच्छी तकनीकी की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि हम अपने संसाधनों को अपने काम के योग्य बना सकते हैं। एक उसके लिए हमें एक ढांचा मतलब एक तैयार करना पड़ेगा कि संस्थागत एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा, एक भूमिका बनानी पड़ेगी, उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ेंगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम किस तरह से हम संसाधन का नियोजन कर सकते हैं। क्योंकि बिना भी हम देखते हैं ना, हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी प्री प्लानिंग करनी होती है। और ये अब देखो, भारत में क्या है ना, ये हमने योजना शुरू करी थी, हम
प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही हमने इसकी तालिका बनानी शुरू कर दी थी। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक संसाधन। अब देखो जैसे हम संसाधन, अभी हमने बताया आपको लास्ट टॉपिक में कि आपने संसाधन का नियोजन, हम प्लानिंग किस तरह से करेंगे। तो अब हमारा ये परम कर्तव्य है कि संसाधन का संरक्षण, कि हम संसाधनों को किस तरह से संभाल के रखेंगे, किस तरह से इसको बचा कर रखेंगे, क्योंकि संसाधन एक बार यूज़ हो जाएंगे तो फिर हमें बहुत परेशानी हो जाएगी उसको दोबारा उपयोग करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला ये कर्तव्य है कि हम संसाधनों का कम से कम प्रयोग करें। अब जैसे अब आप एक बात समझो कि जैसे एक जल ही है, हम जल का एक दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका हम दोहन कर रहे हैं। वन है, वनों का हम बहुत ज़्यादा ईंधन के रूप में उनका किसी भी, जैसे हमें कोई, आपको मान लो वहाँ पुल बनाना है या कुछ बनाना है तो वृक्षों की कटाई करते हैं। तो ये एक संसाधन का दुरुपयोग ही हो रहा है, जिससे हमारे पर्यावरण में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका दोहन नहीं करना है। इससे क्या होता है कि सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना अति आवश्यक है। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भू संसाधन। अब भू संसाधन क्या होता है ना, अब देखो भूमि तो हमारी एक सीमित है, भूमि भी एक संसाधन है, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है भूमि हमारे लिए, क्योंकि हमारे सारे जो काम होते हैं, सब हमारी जो भी क्रियाकलाप होती हैं वो एक भूमि पर ही संभव है। जैसे कि परिवहन है, हम लोग भूमि पर रहते हैं, हमारी सारी आवश्यकताएं भूमि पर ही होती हैं। और एक ये सीमित संसाधन है, जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, लेकिन भूमि एक सीमित है। भूमि हमारी जितनी है उतनी ही रहेगी, उसके एवज में हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो हम भूमि को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 पर्वत, पठार, मैदान। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा मैदानी इलाका जो हमारा ज़्यादा है, तो पर्वत, पठार और मैदान, तो इस तरह से हम भूमि को बांट सकते हैं। अब हम बस इतना। अब देखिए, अब अभी हम भूमि के बारे में पढ़ा रहे थे आपको, भू संसाधन क्या होता है। अब हम भूमि को हम किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। जैसे परिवहन सुविधाएं, हम मकान बना के भूमि पर रहते हैं, सारे ही काम हमारे भूमि पर होते हैं। तो इस तरह से हम भूमि का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, वन है हमारे, वन भूमि पर संभव है। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि भी हम भूमि पर ही हम कर सकते हैं कि हम भूमि पर खेती करते हैं। अब देखो, जैसे हमारी भूमि है, अब देखो हमारी भूमि को हमने कुछ, हमारी बंजर भूमि है तो हम उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। वो हमारी बंजर हो गई है एक तरह से, उसकी उर्वरकता खत्म हो गई है, तो हम वो हमारे कृषि योग्य तो भूमि रही नहीं है। तो अब क्या है, अब अगली होती है हमारी गैर कृषि भूमि, कि हम उसको भूमि में प्रयोग तो हम कर नहीं सकते, खेती में प्रयोग तो हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन अब उस पर हम क्या कर सकते हैं कि वो हमारी गैर कृषि भूमि कहलाती है। उसको हम सड़क, उद्योग, मतलब इस तरह से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो हमारी कहलाती है गैर कृषि भूमि। अब हमारी आती है परती भूमि। परती भूमि क्या होती है, जिसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है और वो कुछ समय के लिए हमें खाली छोड़नी पड़ती है, तो वो हमारी कहलाती है परती भूमि। जैसे स्थायी चारागाह, तो उस पर क्या होता है, वो उसमें हम फसल वगैरह तो नहीं उगा सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो पशुओं को चराने के वो काम आती है। हमारे पशु उस पर अपना भोजन करते हैं उस भूमि पर। तो अब नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के, अब और अगली उसको क्या है कि जब उस पर भूमि पर कृषि नहीं हो रही है तो हम उसको पार्क के रूप में भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आता है कि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल हो सकती है। अब आपकी आती है, देखो कि कृषि योग्य भूमि कैसी होती है। अब एक ये तो थी हमारी गैर कृषि भूमि, जिन पर हमारी भूमि खेती संभव नहीं थी। अब हमारी होती है, देखो कृषि योग्य भूमि कैसे होती है, बंजर भूमि हो जाती है। पहली हमारी आती है बंजर भूमि, जिस भूमि पर हमने 5 वर्षों तक कोई खेती नहीं करी है और वो हमें खाली छोड़नी पड़ती है। और 5, जिसको आपने देखा ना स्थानांतरित कृषि, आपने वो नाम सुना होगा स्थानांतरित कृषि, कि हम वहाँ जाकर
एक जगह हम जाकर खेती करते हैं, लेकिन फिर उसकी उर्वरकता कम हो जाती है, तो उसको छोड़कर, उस जगह को छोड़कर हम अन्य जगह पर उस खेती को करने लगते हैं और उसको हम बोलते हैं बंजर भूमि। फिर वो उपजाऊ युक्त हो जाती है, फिर हम उस स्थान पर आ जाते हैं, तो हमें कुछ समय के लिए वो खाली छोड़नी पड़ती है। अब नेक्स्ट आती है हमारी, अब देखो इसमें क्या होता है, वर्तमान पड़ती भूमि क्या होती है। एक तो पड़ती भूमि हो गई आपकी, और एक होती है वर्तमान पड़ती भूमि कि जहाँ एक वर्ष या उससे कम समय में कृषि ना की गई हो, मतलब 1 साल के लिए हम उसको छोड़ सकते हैं, तो वो हमारी होती है वर्तमान पड़ती भूमि। और वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त जहाँ हम खेती करते हैं वो उसको हमें 1 से 5 वर्ष के लिए भी हम उसे खाली छोड़ दिया जाता है, तो वो भी पड़ती भूमि कहलाती है। अब शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र होता है जहाँ 1 वर्ष में 1 से अधिक बार हम फसल को बो लेते हैं। वर्ष में 1 बार हम 1 से ज़्यादा खेती उस पर भूमि पर कर सकते हैं, तो वो कहलाती है शुद्ध निवल भूमि के क्षेत्र में वो आ जाता है। अब देखिए, अब ये तो हमने आपको भूमि के बारे में पढ़ाया कि हम भूमि को किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। अब भारत में भू उपयोग, देखो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भूमि को हमने 3 भागों में बांटा था। पर्वत जो हमारी 30% है, पर्वतीय जो इलाका है हमारा वो 30% है, मैदानी इलाका जो हमारा है वो 43% है, और पठारीय जो हमारी हैं पठार हैं वो हमारे 27% हैं। तो भारत का, जैसे कि आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और भारतीय राष्ट्रीय नीति के अनुसार, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय नीति के अनुसार 1952 में हमारी भूमि पर वन 33% होना बहुत आवश्यक है, लेकिन संसाधनों का जो दुरुपयोग, वनों की जो हमारी अंधाधुंध कटाई चल रही है वो हमारी 33% से इस समय वर्तमान में बहुत कम हो गई है, और वन हमारे दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। उसके लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। अब देखिए, जैसे अभी हमने आपको बताया कि भूमि का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं, अब हमारा आता है कि भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है भूमि निम्नीकरण और उसका संरक्षण। मतलब भूमि का जो हमारा निम्नीकरण हो रहा है, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो रही है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, किन कारणों से होती है, और हम उसको किस तरह से उसका संरक्षण या हम किस तरह से हम उसका बचाव कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि हम भारत में हम मतलब भूमि पर रहते हैं, ठीक है, और 95 जो % हमारी जो आवश्यकता है ना, वो हमारी भूमि पर ही संसाधन से ही प्राप्त होती हैं, और इस तरह से हमें भूमि के निम्नीकरण को रोकना चाहिए। अब भूमि का निम्नीकरण किन कारणों से हो रहा है? अब आप देखिए, इसके कारण भी ज़्यादा हैं। अब हम देखेंगे कि हम वनों की निरंतर कटाई जो हम करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम अपने एक मतलब लाभ के लिए, हम अपनी सुविधा के लिए हम वनों को निरंतर काटते जा रहे हैं और दिन पर दिन उसका दोहन कर रहे हैं। और नंबर 2 आता है हमारा, जैसे हम अपने पशुओं को छोड़ देते हैं चारण के पशु चारण के लिए छोड़ देते हैं, तो इससे हमारी जो भूमि है ना उसका निम्नीकरण होता है, और पशु हमारे इस तरह से उसकी भूमि का उपजाऊ शक्ति खत्म कर देते हैं। और इस तरह से, और एक हमारा नेक्स्ट जो होता है ना खनन क्या होता है कि जैसे कि हमारे भूमि को प्रदूषित करना, जैसे हमारे उद्योग लगे हुए हैं, तो उद्योगों से क्या होता है कि वो जो उसकी जो प्रदूषित होती है, जो उनके खनन होती है, खानें होती हैं, उनकी जो धूल उड़कर आती है वो भूमि पर एक परत एक बना लेती है। उससे क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है, और उसके जो भूमि के जो मतलब जो कण होते हैं ना वो उस भूमि पर ही जमा होते हैं, और हमारी उसकी भूमि की उर्वरकता कम होती जा रही है। तो हमारे इन कारणों से हमारा भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है। अब हम क्या करें, हमें इसको
इसको हमें बचाने के लिए, भूमि के निम्नीकरण को बचाने के लिए उपाय भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में करने पड़ेंगे। हमें सभी के लिए, हम सभी को इसके लिए सचेत होना पड़ेगा, अपनी भूमि, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। हमें क्या करना होगा कि अधिक से अधिक मात्रा में हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। और जैसे कि देखो, जैसे हम अपना देखो जन्मदिन मनाते हैं, तो हम इस तरह से अपने जन्मदिन मनाते हैं, इस पर हम जो भी हम खर्चा करते हैं एक छोटा सा, यदि हम हर वर्ष अपने जन्मदिन पर और या हम अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके जन्मदिन के नाम पर सिर्फ एक पेड़ लगा दो, उससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण है वो भी हमारा बचा रहेगा और पेड़ भी अधिक से अधिक मात्रा में हमारे लग जाएंगे, जिससे हमारा पर्यावरण ठीक ठाक अच्छा रहेगा, हरा भरा रहेगा। अब इसको क्या होता है, देखो नेक्स्ट का जो कारण है प्रदूषित करना, जो जल हमारा प्रदूषित हो रहा है ना, जो हमारे उद्योग हैं उनसे जो दूषित जल, गरम केमिकल युक्त जो हमारा प्रदूषित जल आ रहा है, उससे हमें रोक लगानी पड़ेगी, जिससे हमारी भूमि का निम्नीकरण रुक जाएगा। और हमें अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अति पशुचारण, जैसे हम अपने पशुओं को भूमि पर छोड़ देते हैं जिससे हमारी उर्वरकता कम होती है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। और इससे हमारे इस तरह से भूमि के निम्नीकरण को हम बचा सकते हैं। इस तरह से यदि हम इन उपायों पर ध्यान देंगे तो हम अपने भूमि के निम्नीकरण को बचा सकते हैं। अब मैंने आपको इस टॉपिक में भूमि पर उपयोग होने वाले, भूमि पर किस तरह की भूमि हम यूज़ करते हैं, इस बारे में मैंने आपको बताया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा हमारा मृदा, कि भारत में किस तरह की मृदाएं होती हैं, कितनी प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और हमारे लिए कितनी वो उपयोगी होती हैं। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो उसके साथ हम डिस्कस करेंगे। अभी आप फिलहाल इसको नोट करिए, इसको समझिए, पढ़िए आप और इसका नोट बनाइए। और अब इसके साथ ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।